हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दी सर्वोच्च क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग अभी 11th क्लास में आए हैं तो आपने अभी मेडिकल लाइन चूज़ की है। मेडिकल लाइन में हमारे सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेन। बायोलॉजी का क्या मतलब है? बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी करना, ठीक है। और जो सेल है वो लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। क्या? सेल। तो सेल जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और आराम से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा। और आराम से इसलिए भी करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो दूसरे चैप्टर के साथ रिलेट करते हैं। अगर आपको वो यहाँ पर समझ में आ गए हैं पॉइंट्स या टॉपिक, तो आगे आपको कोई भी चैप्टर में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप आसपास बच्चों बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। हमें एनिमल्स भी दिखाई देते हैं, प्लांट्स भी दिखाई देते हैं, निर्जीव चीज़ें भी दिखाई देती हैं, जिसको कि हमारी एनसीईआरटी इनएनिमेट कहती है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग इनएनिमेट वर्ड का मतलब है अचेतन, जिसके अंदर चेतना नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं कि ये चीज़ तो लिविंग है और ये है नॉन लिविंग? वो क्या चीज है? वो है हमारी सेल। क्या है? सेल। सेल सेल हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ब्रिक का काम करती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो ईंटों को जोड़ जोड़ करके घर बनता है, इसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनती है, वो सेल से मिलकर के बनती है। तो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए सेल जो है वो एक ब्रिक का काम करती है, एक ईंट का काम करती है, ठीक है। सेल के बिना लाइफ संभव नहीं है। सेल को हम क्या डेफिनेशन में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या चीज लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इससे छोटी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग करार दे सके, ठीक है। सेल ही एक ऐसी छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म या ये चीज लिविंग है। समझ में आ गई? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑर्गेनिज्म की बजाय हम यहां पर लिखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के ही बने हुए होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं? सेल के बने हुए होते हैं। अब आपको समझ में आ गई कि सेल क्या होता है। सेल हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर है बच्चों, छोटी से छोटी स्ट्रक्चर, जिसके बिना उसके अंदर भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, लेकिन 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 उस सब्सटेंस के बेसिस पर हम सरवाइव नहीं कर सकते। अगर उस सब्सटेंस को हमारी बॉडी से अलग कर दिया जाए, उस बॉडी और उसको कह दिया जाए कि आप जीवित हैं, तो वो जीवित नहीं है। लेकिन किसी एक सेल को भी हम जीवित कह सकते हैं। सेल यूनिसेलुलर भी होती हैं, मल्टी सेलुलर, ये अभी आप पढ़ेंगे। वैसे तो आप 9, 10th 8, 9, 10 से ही सेल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया नहीं है उनके लिए हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है?
सेल एक छोटी इकाई है, छोटी से छोटी इकाई है जिसके बिना लाइफ संभव नहीं है। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को पहले कहा गया था, क्या कहा गया था? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और अब कहा जाता है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी के जब हम पढ़ते थे स्टार्टिंग में, जब सेल की नई नई डिस्कवरी हुई थी, तब सबको क्रेज था कि सेल है क्या चीज़, क्या स्ट्रक्चर है इसकी। उस टाइम माइंडसेट जो था वो उसकी स्ट्रक्चर पर था, केवल स्ट्रक्चर पर था। उस टाइम तक जब सेल डिस्कवर हुई, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको बता दें कि बहुत आपको आइडिया हो जाए, आगे हमारे बहुत काम आएगा। 1950s के अराउंड आया था। कब आया था? 1950-55 के अराउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए थे, जिससे कि हमें डिटेल स्ट्रक्चर्स मिलनी स्टार्ट हुई थी। तब तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स थी वो ओल्ड प्रिमिटिव जो होते थे ना माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा ऑब्टेन्ड की गई स्ट्रक्चर थे। तो साइंटिस्ट का जो मन था वो उस टाइम तक उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने का था, तो उसको नाम दिया गया था साइटोलॉजी। क्या नाम दिया गया था? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं साइटोलॉजी। लेकिन सेल बायोलॉजी में सेल के अंदर कंपोनेंट क्या है, उनकी रिएक्शंस कैसे होती है, उनका बिहेवियर कैसे होता है, ये सब चीज़ें अब सेल बायोलॉजी में इंक्लूड हैं। सब चीज़ें सेल बायोलॉजी में इंक्लूड हैं। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेल को। हम सेल वर्ड जो था वो था सेलुला। क्या वर्ड था? लैटिन वर्ड है सेलुला, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स, चैम्बर या स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम। जिन्होंने इसको देखा था, अभी हिस्ट्री में हम इसको करेंगे भी, ठीक है, जिन्होंने इसको देखा था उनको ये स्मॉल रूम्स के रूप में दिखाई दिया था, इसीलिए लैटिन वर्ड से सेलुला लिया और उसका सेल बना दिया था। तो ये एक चैम्बर है, स्मॉल चैम्बर। क्या है? स्मॉल चैम्बर। स्मॉल चैम्बर में क्या होता है? स्मॉल चैम्बर के अंदर जो इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, जो भी हमारे सेल के अंदर जो भी केमिकल कंपोजिशन है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, ये सब जो हैं, प्रोटीन, विटामिन्स है या मिनरल्स हैं, वो सब एक स्टडी स्टेट के अंदर है। स्टडी स्टेट के अंदर है, उनकी जो रेशियो है वो मेंटेन रहती है इस चैम्बर के अंदर। इस चीज को क्या कहते हैं? केमिकल कंपोजिशन इन ए स्टडी स्टेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर जो सेल के अंदर इन्वायरमेंट है, वो केमिकल कंपोजिशन है, वो मेंटेन रहती है। एक क्लोज चैम्बर है जिसके अंदर हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अच्छे से अपने लिविंग फंक्शंस कर सके, अच्छे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। हर एक्टिविटी को आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम रिएक्शंस के लिए
पीएच वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, सब चीज़ ऑप्टिमम होना चाहिए। तो वो ऑप्टिमम चीज़ें कहाँ प्रोवाइड होती है? उस स्मॉल चैम्बर में, उस सेल के अंदर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन सब जो हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ताकि हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर सके सारे के सारे फंक्शन। ठीक है। अब देखिएगा सेल की डेफिनेशन क्या है। सेल की डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी गई है। सेल इज द फंडामेंटल structural and the functional unit of life। सेल जो है वो सारे के सारे फंडामेंटल्स परफॉर्म करती है बॉडी के अंदर, स्ट्रक्चर बनाती है, सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे सेल से बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो सारे के सारे फंक्शंस है लाइफ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने चाहिए वो करती है सेल। कौन करती है? सेल। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है सेल की तो आप डेफिनेशन में ये चीज ही बताएंगे, ये चीज ही बताएंगे कि सेल जो है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लाइन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है। अब अरे हेलो, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 2 टाइप की सेल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, कि सेल के नंबर कितने हैं। एक होती है क्या? यूनिसेलुलर, और एक है हमारे पास कौन सी? मल्टी सेलुलर। ठीक है। एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सेल किसे कहते हैं? जिन बच्चों को इसका आइडिया नहीं है, केवल ओनली वन सेल, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर केवल एक ही सेल होती है या एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यानी कि केवल एक सेल जिंदगी है। किसकी है ये? किसकी है? जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उनकी जिंदगी है यूनिसेलुलर। यीस्ट है, प्रोटिस्टा है, ये सभी जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। यीस्ट, प्रोटिस्टा के बारे में अगर जो बच्चा नया है, क्या पता उनको नहीं पता, हम 2nd चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर उनको सबको डिटेल में करेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये वर्ड क्या बोल दिया है। सब चीज़ों की डिटेल आएगी आपके पास, सब चीज़ों की डिटेल आएगी। ठीक है। ओनली वन सेल, जबकि हमारे मल्टी सेलुलर में मोर देन वन सेल लिख सकते हैं इसको, या और हैव मैनी सेल्स। बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। समझ में आ गई? इस एक सेल को, इसमें क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ये अकेली भी सरवाइव कर सकती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, एक सेल जो है वो अकेली भी रह सकती है, इंडिपेंडेंट है, किसी की ज़रूरत नहीं है, और अकेला ही अपने लाइफ के सारे काम कर सकती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर केवल एक सेल होती है बच्चों, वो सारे काम खुद करते हैं और अकेले रह सकते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, डिपेंडेंट सेल हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट होते हैं, और वर्क इज डिवाइडेड, जो उनका काम होता है वो आपस में बट जाता है। बहुत सारी सेल होती हैं, किसी को कुछ काम करना है, किसी को कुछ काम करना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिनके अंदर बहुत सारी सेल हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एडवांस माना जाता है, जो कि यूनिसेलुलर जो है उनको प्रिमिटिव कहा जाता है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पुराने जो सबसे पहले इस दुनिया में आए थे या बने थे, वो हम इवोल्यूशन में करेंगे, ठीक है। कैसे हुआ था कैसे नहीं, अभी टेंशन नहीं लेनी है उस चीज़ की, अभी बस यही याद रखना है। यूनिसेलुलर के अंदर आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि केवल एक सेल है ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ 2 पॉइंट ये दिए गए हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है और सभी जो एसेंशियल फंक्शन है लाइफ के वो कर सकता है। जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर एक से ज़्यादा सेल है या बहुत सारी सेल्स हैं, और वो सेल्स आपस में डिपेंडेंट होती हैं और वर्क उनके अंदर डिवाइडेड होता है। समझ में आ गई है? ये है सेल का इंट्रोडक्शन, ये है सेल का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेल की हिस्ट्री। अरे भाई, सेल सबसे पहले किसने देखी? सेल के बारे में हमें पता कैसे चला? सेल सबसे पहले देखी गई, साइंटिस्ट्स के नाम बहुत सारे बुक्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। हमें ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं करने हैं, जो साइंटिस्ट हमारे नीट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनका नाम पूछा जा सकता है या इम्पोर्टेंट है, उनका ही नाम आपको याद रखना है और किसी का नाम यहाँ पर याद नहीं रखना है। तो पहले साइंटिस्ट, सबसे पहले रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। सबसे पहले सेल को देखा था, इनके पास बहुत पुराना अपना माइक्रोस्कोप था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उसके अंदर इन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा था। कॉर्क क्या है? कुछ बच्चों को कॉर्क के बारे में नहीं पता होता कि वो कहीं बार ये समझते हैं कि बोतल के ऊपर वाले ढक्कन को भी कॉर्क बोलते हैं, कहीं वही तो नहीं, एक प्लांट का टिश्यू होता है, नाम है कॉर्क उसका, ठीक है। वो हम प्लांट के अंदर जब करेंगे तब समझ में भी आ जाएगा, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के अंदर जब करेंगे प्लांट एनाटॉमी तब समझ में आएगा। एक बार के लिए याद रखिएगा कि प्लांट का एक पार्ट है, उसकी स्लाइड्स को उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको क्या दिखाई दिया? स्मॉल चैम्बर्स उनको इस तरह से दिखाई दिए बच्चों, ठीक है। स्मॉल चैम्बर्स दिखाई दिए। इन चैम्बर्स को उन्होंने लैटिन में इसको सेलुला कहा गया है,
और इन्हीं चैम्बर्स को उन्होंने नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया? सेल। तो इस बात से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, इस एक्सपेरिमेंट से हमारे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं नीट एग्जाम के लिए। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, इस बात को सोचिएगा। सबसे पहले टर्म सेल, जो सेल टर्म है वो किसने दी? रॉबर्ट हुक ने दी। एक चीज पता चल चुकी है हमें, एक चीज पता चल चुकी है, कॉर्क टिश्यू के बारे में बताया। कॉर्क टिश्यू क्या है? प्लांट से लिया गया है। तो सबसे पहले कौन सी सेल देखी गई? प्लांट सेल ऑब्जर्व की गई। प्लांट सेल फर्स्ट टाइम, सबसे पहले वो प्लांट सेल को देखा गया। और सबसे पहले किसने देखी? साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। और एक और बात, जो ये सेल देखी गई थी ना बच्चों, ये जो स्लाइस देखा गया था, ये डेड सेल्स थी। क्या थी? डेड सेल्स। अब आप कहेंगे सर ये डेड सेल्स को आप हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? अभी जब नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि डेड सेल्स को हमने हाईलाइट क्यों किया है। सबसे पहले अब यहां से हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखी थी, और टर्म जो है सेल वो भी रॉबर्ट हुक ने कॉइन की थी। साथ ही साथ सबसे पहले देखे जाने वाली सेल कौन सी थी? प्लांट सेल, और वो थी डेड सेल्स। 4 पॉइंट हमें इसके अंदर याद रखने हैं। कुछ बच्चों को अगर ये याद रखना है कि इनकी जो ये बात थी ये कहाँ पब्लिश हुई थी, तो माइक्रोग्राफिया एक बुक थी, उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे जो हमें याद रखने हैं, वो है एंटन वॉन लीवनहुक। ठीक है, एंटन वॉन लीवनहुक, ये साइंटिस्ट थे। इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कुछ बच्चों को नहीं पता, तो हम बता देते हैं। वो बायोलॉजी जिसके अंदर हम माइक्रोब्स की, छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगई, इनकी स्टडी करते हैं, उनको कहा गया है, उस ब्रांच को कहा गया है माइक्रोबायोलॉजी। और एंटन वॉन लीवनहुक को इसका फादर माना गया है। ठीक है। एंटन वॉन लीवनहुक वैसे तो एक बिजनेसमैन था बच्चों, वैसे तो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसको ना अपने जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। वो हर चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखता था, वो हर चीज़ को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखता था। जैसे कि पॉन्ड वाटर ले लिया उन्होंने, और साथ ही साथ जो हमारे दांतों पे प्लेक जम जाता है उसको वहाँ से खुरच के उसकी स्लाइड बनाकर देखा। ठीक है। तो इस चीज़ों को सबको वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखता था। तो वहाँ पर सबसे पहले जो देखा गया, वो लाइव सेल जो देखी गई, जीवित सेल, वो देखी गई एंटन वॉन लीवनहुक के द्वारा। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ट्रिकी है, इसीलिए हमने वहां पर डेड सेल्स को स्टार मार्क किया था कि सबसे पहले सेल देखी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, सबसे पहले डेड सेल देखी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन सबसे पहले लाइव सेल जो देखी गई, लाइव मैच देखते हैं ना हम, वो किसके द्वारा देखा गया? एंटन वॉन लीवनहुक के द्वारा देखा गया। समझ में आ गई है? इसीलिए वहां पर डेड सेल को स्टार मार्क किया था। आई होप क्लियर है ये बात। हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। 2 साइंटिस्ट हो चुके हैं, रॉबर्ट हुक और
कौन सा? एंटन वॉन लीवनहुक। अब तीसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में अंतर याद रखना है। रॉबर्ट हुक पहले थे, उन्होंने सेल को देखा था, डेड सेल को देखा था, प्लांट सेल को देखा था, टर्म क्वाइन की थी सेल। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन के बारे में हमें याद रखना है कि उन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है। एक साइंटिस्ट हैं पुरकिंजे। ये भी आपके एनसीईआरटी में यहां पर नहीं दिया हुआ, आगे चैप्टर्स में आएंगे। तो जो डिस्कवर्ड दी क्वाइन दी टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो दी गई थी हमारे पुरकिंजे द्वारा। ठीक है, इनका नाम J.E. पुरकिंजे है। मेन नाम, पूरा नाम J.E. पुरकिंजे है। ठीक है, समझ में आ गई है? समझ में आ गई है यहां तक। एक साइंटिस्ट का नाम आपके एनसीईआरटी में और दिया हुआ है, कौन से हैं वो साइंटिस्ट? कौन से हैं वो साइंटिस्ट? G.N. रामाचंद्रन। क्या है? G.N. रामाचंद्रन। अब आप कहेंगे सर ये कहां पर दिया है? जब आप एनसीईआरटी खोलते हैं, यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो स्नैप दी गई है इस चैप्टर के फ्रंट में दूसरे पेज पर ही, तो आप देखेंगे एक स्नैप दी गई है, वो है G.N. रामाचंद्रन। उस पैराग्राफ को हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमें ये याद रखना है कि G.N. रामाचंद्रन जी ने क्या किया था। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम किया था। किसके ऊपर? प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को जानने के लिए काम किया था। और इन्होंने किसकी स्ट्रक्चर बताई थी? एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको याद रखना है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या चीज है? कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को कोलेजन के बारे में नहीं पता होगा। बच्चों, ये एक टाइप का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है जिसके अंदर एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, और ये ट्रिपल ही हेलिक्स है। तो इस चीज़ को आपको अभी नहीं पता चलेगा, बायोमोलिक्यूल्स जब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वहाँ पर इस चीज़ का पता चलेगा। लेकिन यहाँ आपके दिया गया है तो आपको इस चीज़ का याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ का याद होना चाहिए कि यहाँ पर दिया गया है। समझ में आ गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है साइंटिस्ट को लेकर के। अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे एम शेल्डियन। ये एक जर्मन बोटनिस्ट थे बच्चों। क्या थे? जर्मन। ठीक है, जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने, इनका ईयर भी दिया गया है, कब काम किया था? 1838 के दौरान बहुत सारे प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया, प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, उनकी सेल्स को ऑब्जर्व, प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ
cells, different kind of cells और different kind of tissue। जो प्लांट्स हैं वो सभी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर के बने हैं। ये किसने कहा? हमारे पास मैथ्यूस शेल्डियन ने। ठीक है, मैथ्यूस शेल्डियन ने। इन साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे हमारे, दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे थियोडर स्वेहन। ठीक है, ये हमारे क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या काम किया था? इनकी काफ़ी ज़्यादा आपने एनसीईआरटी में देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस काफ़ी थी। इनका ईयर था 1839, उनका ईयर था 1838, इनका ईयर था 1839। ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व द एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और क्या कंक्लूड किया? कंक्लूड दैट द सेल, एनिमल सेल is covered by a membrane। जो एनिमल सेल है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये चीज ऑब्जर्व की। आज उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहां से? क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि सबसे पहले मेम्ब्रेन को किसने देखा? सेल मेम्ब्रेन को किसने ऑब्जर्व किया? थियोडर स्वेहन ने ऑब्जर्व किया। ये चीज़ याद रखेंगे। नाम उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिया था, ये बात याद रखनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी और ने दिया है, लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? थियोडर स्वेहन ने। इन्होंने साथ ही साथ प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व किया। जूलॉजिस्ट थे लेकिन प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व किया। एंड प्लांट सेल्स हैव क्या किया? इन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल एज ए यूनिक फीचर। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल्स के पास जो है सेल वॉल नहीं होती, और प्लांट सेल्स के पास जो सेल वॉल है वो उनका एक यूनिक फीचर है। प्लांट सेल, ये इनकी डिस्कवरीज थी बच्चों, ये इनकी डिस्कवरीज थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेल थ्योरी की। किसकी बात करेंगे? सेल थ्योरी। ठीक है, अब दोनों साइंटिस्ट आपस में मिले, मैथ्यूस शेल्डियन एंड थियोडर स्वेहन। शेल्डियन एंड स्वेहन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी कि all organism are composed of cell, अरे यार क्या चक्कर है, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने दिया कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिले हैं। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है बच्चों, ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट है। किसने दी? शेल्डियन एंड स्वेहन ने, दोनों ने मिल करके ये बात कही।
लेकिन 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 इसका ड्रॉबैक भी था। क्या था? ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक एक बीच में पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि फ्रॉम वेयर सेल्स अराइजेस, फ्रॉम वेयर सेल्स अराइजेस, सेल कहां से आए, कहां से आते हैं सेल, ये चीज ये नहीं बता सके थे। ये इनका ड्रॉबैक था। क्या था? कि सेल कहां से आए, ये चीज इनको नहीं पता थी। तो इसको दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, रुडोल्फ विर्चॉफ। रुडोल्फ विर्चॉफ, ठीक है। इनका ईयर भी याद रख लीजिएगा, 1855। 1855 आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनियस सेलुला, ई सेलुला, ओमनियस सेलुला, ई सेलुला। यानी इसका मतलब क्या है? इस वर्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में बच्चों का, ध्यान रखना है। ये लैटिन भाषा है कि जिसके अंदर सेलुला आपको बताया था, ठीक है। तो इस भाषा का क्या मतलब है कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम द pre-existing cells, सेल्स डिवाइड होते हैं और सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा और इस पॉइंट के थ्रू इसको यहां अटैच कर लीजिएगा। आज की जो सेल थ्योरी है उसके अब 2 पॉइंट हो गए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आ गई है। सेल थ्योरी किसने दी हमें? शेल्डियन एंड स्वैम ने दी और उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया, लेकिन ड्रॉबैक क्या था कि वो ये नहीं बता सके थे कि सेल्स कहाँ से अराइज होती है। सेकंड साइंटिस्ट आए हमारे पास, थर्ड साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चॉफ 1855 के अंदर, उन्होंने एक टर्म दी ओमनियस सेलुला, ई सेलुला। लैटिन में उन्होंने ये बात कही और लैटिन में उसका मतलब क्या है इंग्लिश में कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जो हैं वो पहले वाली सेल्स से ही पैदा होते हैं। इसका भी एक ड्रॉबैक था, लेकिन वो थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देते हैं कि ये नहीं बता सके थे कि फर्स्ट सेल जो सबसे पहली वाली सेल है वो कैसे बनी, ठीक है। वो कैसे बनी सोचना नहीं है, अभी इवोल्यूशन में पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। वो कैसे बनी थी कैसे नहीं, लेकिन ये पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी में जुड़ गया हमारे पास। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। इससे पहले एक बार एनसीईआरटी में से इस चीज को पढ़ लेते हैं कि जो हमने अभी तक किया है। सबसे पहले ये देखिए, जी.एन. रामाचंद्रन जी की स्नैप। जी.एन. रामाचंद्रन जी, जिन्होंने क्या किया था, ये साइंटिस्ट डिस्कवरी दी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में था, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को जानने के लिए। और कोलेजन जो है एक टाइप का प्रोटीन है जिसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। अभी तक के लिए इतना ही याद, ठीक है। इन साइंटिस्ट का नाम यहां दिया गया है। अब एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कहेंगे सर आपने तो सारा ही रेड कर रखा है,
अरे जो मुझे अच्छा लगता है ना, जो पॉइंट समझ में आ जाए या हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है या नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे पॉइंट मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सभी ऑर्गेनिजम्स जो है सेल से मिलकर के बने हैं। सेल सिंगल सेल एंड और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सिंगल सेल है या सिंगल सेल से बने हुए हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। while others composed of many cell is called multicellular organism। समझ में आ गई है, ये बात बता चुके हैं। आगे चलते हैं, सेल क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एक ही सेल अकेले रह सकती है। सेकेंड पॉइंट, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, अकेले काम कर सकती है। एनसीईआरटी में अब लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बच्चों, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कैसे? क्योंकि जो रॉन्ग स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, उसमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट आती है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट आती है। तो हमें उसके अंदर से स्टेटमेंट को छांटना होता है। कहीं ना कहीं एक ट्रिक भी दी होती है ना, वो भी ध्यान रखनी होती है। इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए हमें इनकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाइन टू लाइन। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? ठीक है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कि सेल से छोटी चीज कोई भी इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग नहीं हो सकती, ये पता चल चुका है। इसलिए सेल की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गई? अब साइंटिस्ट का नाम एंटन वॉन लीवनहुक। फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। लाइव सेल, लाइव सेल सबसे पहले एंटन वॉन लीवनहुक ने देखी। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरीज होती रही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता रहा, तब हमें अच्छे से सभी पार्ट्स की डिटेल स्ट्रक्चर मिलती रही। इससे पहले जब पुराने टाइम के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे PYQs के अंदर, लेकिन उनको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। अब माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे जाते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब पहले होते थे, इसलिए आप कभी भी PYQs देखते हैं और आप 2005-7 तक देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस अब नहीं करने हैं नीट एग्जाम में, क्योंकि आपके वो नहीं है सिलेबस में। समझ में आ गई है? चलिए, उसके बाद सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 1838 मैथ्यूस शेल्डियन, ए जर्मन बोटनिस्ट, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और सभी प्लांट्स जो थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर के बने थे, विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट। समझ में आ गई है? ये चीज इनके बारे में दी गई है। उसके बाद थियोडर स्वेहन 1839 में जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया और एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि सेल्स जो है उसके ऊपर बाहर की तरफ एक थिन मेम्ब्रेन है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह नाम से जानते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट्स, प्लांट टिश्यूज की भी उन्होंने स्टडी की कि जब प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, presence of cell wall is the unique character of plant cell। समझ में आ गई है? लाइन दी जा सकती है आपको नीट एग्जाम में कि ये किसने बताया कि प्लांट सेल सेल वॉल जो है प्लांट सेल की यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टर है, वो बताया हमारे पास थियोडर स्वेहन। इन दोनों ने मिलकर, शेल्डियन एंड स्वेहन ने मिलकर के सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में उनका ड्रॉबैक क्या था? डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स फॉर्म, नई सेल कैसे फॉर्म होती है। रुडोल्फ विर्चोफ का नाम को स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए हैं यहाँ से। 1855 में उन्होंने एक्सप्लेन किया ओमनियस सेलुला ई सेलुला,
cells divided and new cells are formed from pre-existing cell। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। फर्स्ट पॉइंट कहाँ था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये किसने दिया? शेल्डियन एंड स्वैम ने दिया, ठीक है। और ऑल सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोफ ने दिया। हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं हम ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल, यहाँ क्या दिया गया है? इस टॉपिक में आपको क्या दिया गया है? काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ओवरव्यू में क्या है। ओवरव्यू में एक सेल के बारे में छोटी बातें थोड़ी थोड़ी बताई गई हैं। डिटेल हम कहाँ करेंगे? डिटेल करेंगे हम जब इनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ओवरव्यू दिया गया है कि ताकि बच्चे को एक छोटा सा शॉर्ट सा नोट मिल जाए। वैसे तो आप पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10th में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ओवरव्यू में आपको जानना क्या है? जानना क्या है कि सेल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं कौन से? यूकैरियोटिक। सेल 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का क्या मतलब है? वर्ड का मतलब, पहले लास्ट जो क्लासेस गई हैं, हमारे बैचेस गए हैं, वहां पर भी मैं उनको बताता रहा हूं कि एक अलग से पेज पर वर्ड्स के मीनिंग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बायोलॉजी के अंदर वर्ड्स के मीनिंग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं पर भी वो वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको अगर वो वर्ड मीनिंग पता होगे बायोलॉजी वाले, तो आपके लिए इजी रहेगा। कैसे? प्रो का क्या मतलब है? प्रो वर्ड का मतलब है बिफोर, ठीक है। और कैरियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। और यू का मतलब है यहां पर ट्रू। क्या मतलब है? ट्रू। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। अब कहीं पर भी यू आ जाता है, EU लिखा, तो उसका मतलब है ट्रू। कैरियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस। बायोलॉजी में एक अलग डिक्शनरी है, एक टाइप की ये। अब अपनी डिक्शनरी खुद बना सकते हैं एक पेज पर। ये वर्ड्स खुद लिख लेंगे ना, जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे, कुछ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो रिपीटेड हैं और आपको एग्जाम के टाइम पे समझ में ना आए, तो वो वर्ड मीनिंग आपने किए होंगे तो याद रहेंगे आपको, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक सेल का अब आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, पुराने वाला न्यूक्लियस है, उन सेल्स को नाम दिया गया है, क्या? प्रोकैरियोटिक। सबसे मेन फीचर प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है? डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। और ये भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी कि जो इनके अंदर न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो ये बता देते हैं। ये एक टाइप की, मान लीजिए सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, या इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि ट्रू यूकैरियोट्स के अंदर, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ
ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ में आ गई, और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात यहां है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन जिस वजह से इनका नाम पड़ा है ना प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, वो मेन वजह ये है कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। ये बात समझ में आ गई है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? एक डेंस, बीच में एक साइटोप्लाज्म है ये हमारा, इतना तो पता है आप लोगों को, और इसके बीच में एक डेंस सब्सटेंस पड़ा है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, वो पड़ा है, तो उस पार्ट को न्यूक्लियस कहा गया है। उसके ऊपर मेम्ब्रेन है तो वो यूकैरियोटिक है, और जिसके अगर पास मेम्ब्रेन नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, यहाँ एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में तो बताया ही गया है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म के बारे में बताया गया है। साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। सेमी फ्लूइड का मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लूइड है, थोड़ा थोड़ा सॉलिड है, ठीक है, ज़्यादातर वो फ्लूइड है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस। एक बात तो ये हमें पता चल चुकी है, ठीक है। दूसरी बात, साइटोप्लाज्म के लिए मेन एरिया फॉर एक्टिविटीज, मेन एरिया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए लाइन आपके एनसीईआरटी में कहां पर है, ओवरव्यू के अंदर, मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ये चीज समझ में आ गई है। अच्छा, यहीं से कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ से कर लेते हैं इतना पोर्शन, ताकि आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, समझ में आ जाए और आप एनसीईआरटी में अच्छे से मार्क भी कर लें जिस चीज को। न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस तो यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड है ही, लेकिन बहुत और ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ऑर्गन्स हैं, बहुत पार्ट्स हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर कहा गया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। इनके नाम याद रखने हैं, इनके नाम सभी के याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है बच्चों कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सा है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सा है। जब यूकैरियोटिक सेल आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो इन पार्ट्स को डिटेल में करेंगे, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेलीज भी हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, इवन यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेली हैं, या ऑर्गन है जो पार्ट है, वहाँ ऑर्गन नहीं बोल सकते, उसको ऑर्गेनेलीज ही बोलेंगे, लेकिन पार्ट कह सकते हैं, या कुछ सब्सटेंस जो कि जिनके ऊपर मेम्ब्रेन है या नहीं है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सभी जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम्स, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके ऊपर मेम्ब्रेन है। समझ में आ गई है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। ये पॉइंट याद हो गया है। ओवरव्यू दिया गया है, डिटेल हम करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझाया गया है इस ओवरव्यू में। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली,
अब हमें पता चल चुका है राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है और दोनों में ही प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। किसमें? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, विद इन दिस सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन दिस साइटोप्लाज्म। एक पॉइंट और है यहाँ पर, जो राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे ना, राइबोसोम्स के बारे में हमें 3 चीजें यहाँ से पता चलेंगी। एक चीज तो हमें ये पता चल चुकी है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, साथ ही साथ वो दोनों ही टाइप के सेल्स में मिलती हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तीसरा पॉइंट जो है कि जो राइबोसोम्स हैं वो 2 ऑर्गेनेलिज में भी प्रेजेंट है, 2 ऑर्गन के अंदर, ऑर्गेनेलिज के अंदर प्रेजेंट है। बाकी तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली के अंदर भी राइबोसोम है। वो 2 ऑर्गेनेली कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 बातें पता चली हैं हमें राइबोसोम्स के बारे में। क्या? पहले कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है राइबोसोम। दूसरी बात कि दोनों ही टाइप की सेल्स, प्लांट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, साथ साइटोप्लाज्म में तो मिलते ही हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म के अलावा 2 ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही मिलते हैं। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है। यहां पर एक बात और देखिए, एनिमल सेल्स कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स भी हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है और एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन। ये बात है। अब ये चीजें क्या है, कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है। एक चीज, वापस चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। यहां पर भी एक बात आपको बतानी है, एक स्लाइड और ले लेते हैं एक बार। कुछ बच्चों को डाउट क्या होता है, उस डाउट को दूर करते हैं। सर आपने यूनिसेलुलर सेल बता दी, मल्टी सेलुलर सेल बता दी, प्रोकैरियोटिक सेल्स बता दी, यूकैरियोटिक सेल बता दी, ये क्या है? ये क्या है? यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सेल तो उनके नंबर के बेसिस पर हैं बच्चों। यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल जो है वो उनके नंबर पे है। जिसकी केवल एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत बड़े बड़े साइजेस हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स देखते हैं हम बड़े बड़े, वो सभी जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। समझ में आ गई? तो इस चीज में यहां एक चीज याद रखना, प्रोकैरियोट्स जो हैं, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। ये पॉइंट यहां पर हम आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और नीट का क्वेश्चन भी बनता है। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके पास, जिनकी न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, वो केवल एक ही सेल वाले हैं, केवल एक ही सेल वाले हैं। समझ में आ गई? लेकिन यूकैरियोट्स जो हैं, यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स लिख लेते हैं इसको। यूकैरियोट्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूकैरियोट्स जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल भी ऑर्गेनिज्म का काम करती है। ये बात याद रखना है, ये दोनों पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर ही होती है। यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ सकता है, ईस्ट,
ईस्ट के बारे में आपने खमीर जिसको हम बोलते हैं ना, काफ़ी बार सुना होगा। ईस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, बियर बनाने में यूज़ होता है, बेवरेजेस में फर्मेंटेशन, काफ़ी जगह जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इससे घरों में भी इस्तेमाल करते हैं ईस्ट को। ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है बच्चों, एक फंगस है यूनिसेलुलर। इस तरह क्लाइमेडोमोनास भी है, कोरेला भी है, जो हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। लेकिन अभी आपको वो चीज़ याद नहीं रह सकती, मुझे लगता है कि आपने क्या पता उसके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लेकिन यीस्ट थोड़ा सा आपको लोगों को पता होगा, क्योंकि आपने आम लाइफ में देखा है जो ब्रेड आप यूज़ करते हैं, खाते हैं, वो यीस्ट से बनते हैं और वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि यीस्ट की जो सेल है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, एक बात तो ये, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गई है। अब वापिस चलते हैं एक बार साइटोप्लाज्म। यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन है, उसको आपको समझाना जरूरी है कि क्या सेल, एक बार मुझे ये बना लीजिएगा, सेल जो है वो बनी हुई है किसकी, मेनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल वो बनी है सेल वॉल प्लस में प्रोटोप्लास्ट लिख रहा हूं बच्चों, मैं प्लाज्म नहीं लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना है। सेल जो है, प्लांट सेल जो है वो सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट की बनी है। अब क्वेश्चन एक बार 2015 में आया हुआ है नीट में शायद, कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट वो सेल है जिसके अंदर, वो प्लांट सेल है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल। समझ में आ गई है, यानी कि इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। प्रोटोप्लास्ट को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट किसका बना हुआ है, प्रोटोप्लास्ट बना हुआ है प्रोटोप्लाज्म प्लस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म किसका बना हुआ है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये चीज को आप नोट कर लीजिए एक बार, ये चीज को एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लिटिल डिफरेंसेस हैं। हम साइटोप्लाज्म की जगह प्रोटोप्लाज्म भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो प्रोटोप्लास्ट के ऊपर आया था, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझाना आप लोगों को जरूरी था कि जो प्लांट सेल है वो हमारी सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट से मिलकर बनी है। प्रोटोप्लास्ट को लेकर के क्वेश्चन था कि प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है, विदाउट सेल वॉल जो प्लांट सेल है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना है, और प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बना है। लेकिन हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में इतना चलता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिएगा, कभी अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें, ताकि समझ में आ गई है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको ये कॉन्सेप्ट, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट जो बात है वह हमारी एनसीईआरटी से करेंगे। यहाँ पर सेल्स के साइज और शेप के बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहले माइक्रोप्लाज्म को हम पीपीएलओ भी कहते हैं, ये बात आपको पता है।
स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है या लिविंग सेल है हम कह सकते हैं, जिनका साइज 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। ये एक टाइप के बैक्टीरियाज हैं बच्चों, एक टाइप के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये हमारे जो है माइक्रोप्लाज्म जो हैं वो एक टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो स्मॉलेस्ट सेल हैं। ये पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसके बाद अरे अरे भाई चलिए कोई बात। हाँ, बैक्टीरिया का साइज दिया गया है। बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसका साइज 3 to 5 होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन जो हमारे पास पीपीएलओ था, अभी हमने किया, पीपीएलओ का कितना है 0.3 माइक्रोमीटर है। ठीक है, इतना छोटा है ये बैक्टीरिया। जर्नल जो बैक्टीरियाज हैं वो 3.5 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो ओवम है, ओवा है, उसकी बात की जा रही है। सिंगल सेल सबसे बड़ी सेल, क्वेश्चन बन सकता है। लार्जेस्ट सिंगल सेल जो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच हो गया है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका साइज है 7 माइक्रोमीटर तक डायमीटर में। ये पॉइंट। लॉन्गेस्ट सेल आपसे पूछी जा सकती है, लॉन्गेस्ट सेल आपसे पूछी जा सकती है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर समझिएगा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर समझिएगा। लार्जेस्ट सेल जो है हमारी वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट सेल जो लंबाई में सबसे लंबी है वो नर्व सेल्स होती हैं बच्चों, वो नर्व सेल्स होती हैं, वो पूरी दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा साइज के अकॉर्डिंग। और शेप भी बहुत वेरी करती है, इरेगुलर शेप्स हैं। कौन कौन सी शेप्स हैं, शेप्स को आप इस अपनी एनसीईआरटी से याद कीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी हैं। रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी है, राउंडेड एंड बाइकॉनकेव, राउंडेड एंड बाइकॉनकेव पूछी जा सकती हैं। फिगर देके पूछा जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, मैथ्स द कॉलम में भी आ सकता है। वाइट ब्लड एमीबॉइड शेप है इसकी। इसी तरह कोलुंगुलर एपिथेलियम एक टाइप की सेल्स हैं जो लॉन्ग और नैरो होती हैं, समझ में आ गई है। नर्व सेल्स दी गई हैं, देखिए नर्व सेल्स कितनी ब्रांचेज निकली हुई हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं। तो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, समझ में आ गई है। ट्रैकिड एक टाइप की सेल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर होती हैं, प्लांट्स के अंदर होंगी। वेस्कुलर टिश्यू फिलोम, आप जाइलम एंड फिलोम पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिलोम के अंदर जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होती हैं। वो चीज़ अभी यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस ये याद रखिए, ये भी एक टाइप की सेल हैं जो कि इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं। इसी तरह मेसोफिल सेल्स जो हैं वो हमारे लीव्स के अंदर होती हैं, ये भी आप पढ़ेंगे आगे प्लांट्स के अंदर। तो ये राउंड एंड ओवल शेप की होती है। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। यहाँ तक शेप्स एंड साइज आप यहाँ से करेंगे और डिटेल आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हमने एनसीईआरटी के 2 ही या 3 पेज किए हैं बच्चों, ज़्यादा नहीं किए। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप ये लेक्चर सुनने के बाद अपना एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी से यहाँ से बाहर हैं अभी, लेकिन वो आगे रिलेट करेंगी, तो आप यहाँ पे साथ के साथ अपनी अपनी एनसीईआरटी में नोट करते रहिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो जो हमारी लाइव सेशंस हैं, लाइव सेशंस वीक में 2 या 3 बार आपके सामने आते हैं, तो वहाँ पर पूछ लीजिएगा। डाउट अपने अंदर नहीं रखना है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पूछने के बहुत सारे तरीके। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है।
साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें और नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल जाएगी। हमारी ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।